हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। आज हम लोग इस वीडियो में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी आपके पास एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आना चाहिए, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग किसी भी एटम का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड कौन से ब्लॉक का है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके आप लोग देखो। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है और उसमें काफ़ी हम लोग सिंपल वे में हम लोग सीखे हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर को, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम लोग जेड इफेक्टिव सीखने वाले हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर एटॉमिक रेडियस सीखने वाले हैं। फिर इसका वेरिएशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करता है अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग लास्ट तक बने रहो और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपको चैप्टर ईजी वे में समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो बहुत बार आप लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम सुना होगा, जिसको जनरली हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं, है ना। जेड इफेक्टिव तो कहीं पे भी आप लोग पढ़ोगे तो कहीं पे भी कोई भी फैक्टर यूज हो रहा है तो वहाँ पे एक बार आप लोग को सुनने को मिल ही जाता है कि जेड इफेक्टिव यूज हो रहा है। तो ये जेड इफेक्टिव बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है। ठीक है, इसको हम लोग को पहले समझने के लिए जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हमारे पास है कोई सा भी आपके पास कोई सा भी एटम ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और इसका एटॉमिक मास 23। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा कि जितना इसका एटॉमिक मास होता है, ये एक न्यूट्रल एटम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। इतना तो सबको पता होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा आपका, 11 आ जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास क्या है, 11 है। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका जो एटॉमिक मास है माइनस आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर, तो ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों ही हम लोगों ने पता कर लिया कि कितने होते हैं हमारे पास। न्यूट्रॉन कितने हो गया, 12 आ गया, प्रोटॉन 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 11 आ गया। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 एंड दिस इज योर 3s1। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेते हैं 3s1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें आप लोग समझ लेना। ठीक है, कि इसका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सेंटर पे यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज योर सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, एंड दिस इज योर थर्ड ऑर्बिट। ओके, ये हम लोग कौन से ये एटम का एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं आपका सोडियम का। ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है आपका, क्योंकि यहाँ पे 1 2 ये आपका क्या बताता है, सेल नंबर बताता है। दिस इज योर फर्स्ट सेल, दिस इज योर सेकंड सेल एंड दिस इज योर थर्ड सेल। ओके, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका 2। एंड सेकंड वाले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 कितने हैं, 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंड लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, 1 है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोडियम का। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे न्यूक्लियस में आपके पास क्या मिलता है, प्रोटॉन रहता है, प्लस आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है कि हमारे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, एंड ये सेल में कौन क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन होगा। बट हमारा अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कभी भी देखेंगे ना कि अगर कोई भी एटम का कोई भी फैक्टर या एप्लीकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमेशा उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। बीच वाले इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, लेकिन हम लोग को मेन हमारा प्रेफरेंस रहता है कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में है और उसका अट्रैक्शन कितना हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन से नंबर सेल में है, थर्ड नंबर सेल में है, जो कि यहाँ पे है। अब इसका क्या होगा, न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन होगा, होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और हमारे आउटर मोस्ट सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। तो इसी को यही अट्रैक्शन क्या करता है, हमारा अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा ये आउटर मोस्ट सेल तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्शन फील करेगा, बट ये जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको डिस्टर्ब कर देंगे। यहाँ पे जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो इनर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर विलिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन जो इनर वाले सेल में ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर विनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में अट्रैक्शन तो होगा, बट ये अट्रैक्शन को ये क्या करेंगे, रोकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। जस्ट आप समझ सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियस और इसके आसपास ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं और इन इलेक्ट्रॉन के पीछे ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लास्ट में है ना। तो इसको न्यूक्लियस के पास जाने के लिए न्यूक्लियस अगर वो अट्रैक्शन फील कर रहा है तो उसके पास वो जाएगा। तो बट यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन है जो जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। वो क्या करेंगे, इसको पीछे से धक्का मारेंगे, कहेंगे कि ये हमारा ये न्यूक्लियस है, ये हमारे इलाके का है, ये हम हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो एक्चुअल में न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो फील करना चाह रहा था वो उतना अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आपका यहाँ पे क्या है, इंटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वजह से रिपल्सन फील करने लगेगा। तो ये ऐसा क्यों किया, इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो इस वाले नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। वो क्या कर रहे हैं, आपके जो न्यूक्लियस है इसको ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, सील्ड करके रख दिए हैं, जिसकी वजह से आपके आउटर मोस्ट सेल को जितना अट्रैक्शन फील करना चाहिए वो उतना अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे सील्डिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। हालांकि इसके पीछे जो लास्ट में ऑर्बिट जो होता है उसके पीछे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मेन काम तो हमारे न्यूक्लियस के पास है, पीछे से तो कोई मतलब है नहीं। तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाता है, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्चुअल में जितना इलेक्ट्रॉन फील करना चाहिए वो उतना अट्रैक्शन फील करना चाहिए वो उतना नहीं कर पाता है। समझ में आया। तो जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। इसमें न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, +11 का चार्ज है। तो इसको एक्चुअल में +11 का चार्ज फील करना चाहिए, बट ये एक्चुअल में उतना नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली +11 नहीं कर पाएगा, स्लाइटली उससे कम कर पाएगा। ठीक है, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो उतना उतना ना करके उससे कम कर पाता है, और इसी अट्रैक्शन को, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो आउटर में मोस्ट सेल को अट्रैक्ट करके अपनी साइड पुल करने की टेंडेंसी रखता है, और वो टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो जो जितना अट्रैक्शन फील करना चाहिए वो उतना नहीं करता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे शील्डिंग की वजह से। और इसमें अट्रैक्शन कितना होता है, +11 का चार्ज होगा, इट मीन्स कि इसके एटॉमिक नंबर के बराबर है ना, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर। बट यहाँ पे शील्डिंग की वजह से हमारा क्या हो जाता है, उससे कम हो जाता है, यानी कि माइनस यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव का। और इस सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट ये होता है। क्लियर है,
कि ये हमारा जेड इफेक्टिव कैसे हम लोग ये जेड इफेक्टिव क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसके न्यूक्लियस में चार्ज होता है और उसको उतना ही अट्रैक्शन फील करना चाहिए। बट यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से शील्डिंग होता है, वो क्या करते हैं न्यूक्लियस को पूरे अपने से कवर करके रखते हैं, तो उतना चार्ज वो फील नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमारा एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव चार्ज पता चल जाता है, जेड इफेक्टिव। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया कि जेड इफेक्टिव किसको बोलते हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आया कि ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ये शील्डिंग की वजह से हो रहा है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, ये कैसे किसका क्या टेंडेंसी है शील्डिंग इफेक्ट का? ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, द इनर इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक एटम रेडियस एंड अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है उसमें जो इनर सेल है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपके हैं ये क्या करते हैं, आपके न्यूक्लियस को सील्ड करके रखे हुए हैं, तो इसमें क्या टेंडेंसी होता है, आपका सबसे ज़्यादा जो है एस ऑर्बिटल होता है सील्डिंग इफेक्ट में, देन आपका पी ऑर्बिटल शो करता है, देन आपका डी ऑर्बिटल, देन आपका एफ ऑर्बिटल। क्लियर है कि जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन न्यूक्लियर बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, उतना अट्रैक्शन फील करने नहीं देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। समझ में आया? तो इसकी वजह से हमारा ये टेंडेंसी होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट का। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आता है कि शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे देखो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे कितने टाइप से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, वो जैसे कि जो अभी मैंने बताया एस में होता है, पी में होता है, आपका डी में होता है, ये वाला ऑर्डर ये फॉलो करता है। ठीक है, देखो लास्ट में इसमें क्या दिया था कि उसका मतलब बताया था शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, और जो वो ये एग्जैक्ट ये वाला ऑर्डर होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो आपका कि अब ये एक तो ये ऑर्डर हो गया, एंड सेकंड थिंग क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑर्बिटल आपका फुल्ली फील्ड होता है तो वो भी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड अ बेटर शील्डिंग। ठीक है, ये सब ये जैसे अगर हमारे पास कोई ऑर्बिट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि ये ऑर्बिट है, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ज़्यादा शील्डिंग दिखाएगा कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा शील्डिंग दिखाएगा। तो ऑब्वियसली हमारा जो 6 इलेक्ट्रॉनों का वो ज़्यादा शील्डिंग दिखाएगा ना, तो जितना फुल्ली फिल्ड होता है उतना हमारा क्या करेगा, वो ऑर्बिटल क्या करेगा, वो ज़्यादा शील्डिंग दिखाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो हमारा शील्डिंग इफेक्ट ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा शील्डिंग इफेक्ट, अब देखो किसी कंडीशन में शील्डिंग इफेक्ट हमारा क्या हो सकता है, पुअर भी हो सकता है, किसी कंडीशन में शील्डिंग इफेक्ट क्या हो सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 तरीके से हम लोग शील्डिंग इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट हम लोग कि कौन से कंडीशन में हमारा ये शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो रहा है, कौन से कंडीशन में हमारा शील्डिंग इफेक्ट मतलब इफेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर फर्स्ट कंडीशन देखें कि अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है, इट मीन्स कि हमारा क्या होता है, और सेकंड में क्या है, इफेक्टिव है। ठीक, अगर शील्डिंग इफेक्ट हमारा क्या होता है, अगर पुअर होता है, इट मीन्स कि शील्डिंग इफेक्ट का क्या है, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जिसमें सिग्मा आपका क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे आप लोग लिख लो न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सेल, on outer nuclear charge on outer electron will be high। देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर अगर हमारा शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा, इट मीन्स कि वहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अगर शील्डिंग कांस्टेंट कम आ जाएगा तो जेड इफेक्टिव हमारा ज़्यादा हो जाएगा ना। यहाँ पे हम लोग ऐसे देखते हैं ना कि, तो क्या होगा कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ऑन, इसका मतलब अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उस पर ये इनके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा फील होगा। न्यूक्लियस वाला जो अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा फील हो, मतलब वो महसूस कर पाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी हाई, इट विल एक्सपीरियंस ग्रेटर। ठीक है,
experience greater attraction। ठीक है, अगर हमारा ये क्या होता है कि अगर z इफेक्टिव मीन्स कि हमारे क्या है, ये सिग्मा क्या है, कम है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू कम है, तो हमारा z इफेक्टिव ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, यही है। और वहीं अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, तो क्या होता है, z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। अगर हमारा शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इफेक्टिव का मतलब क्या है कि अगर सिग्मा के वैल्यू ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में हमारा z इफेक्टिव क्या होगा, लेस होगा। जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के दोनों क्या है, इन्वर्सली है। ठीक है, z इफेक्टिव ज्यादा होगा, इट मीन्स कि शील्डिंग इफेक्ट कम, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, इट मीन्स कि z इफेक्टिव कम। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी लेस, इट विल बी एक्सपीरियंस लेट अट्रैक्शन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज से जो आउटर इलेक्ट्रॉन में क्या है, उनके बीच में लेस अट्रैक्शन हो रहा है, इट विल एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन। ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक, क्लियर है, समझ में आया। अगर शील्डिंग इफेक्ट हमारे दो तरीके से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि जेड इफेक्टिव किसको बोलते हैं, जेड इफेक्टिव क्या होता है कि जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फील होता है वो उसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। बट एग्जैक्टली उतना नहीं हो पाता है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर फुल्ली फिल्ड होते हैं या फिर एस वाले ऑर्बिटल में होते हैं तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और उसी ज़्यादा होने की वजह से हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर वही हमारा जो आउटर मोस्ट सेल में जो इनर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो है कम हो, लेस हो, और वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है सबको, ये जेड इफेक्टिव कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको। ठीक है, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है विच इज आवर रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि रेडियस है। ऑब्वियसली मैंने बोला था कि कोई सा भी आपको यहाँ पे देखना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप लोग यहाँ पे ऑर्बिट को यहाँ पे सजाओगे, और उसके उसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो आप देखोगे कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। जैसे कि मैंने बोला था ना, जैसे कि सोडियम में ये क्या कहता है, फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। तो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड वाले ऑर्बिट में आ रहा था, तो इनके बीच में जो न्यूक्लियस और जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही रेडियस कहलाता है। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मतलब इलेक्ट्रॉन खत्म तो उससे उसके आगे का सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो जो लास्ट वाला जो सेल होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा विच इज आवर रेडियस। यही तो बोला है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्लियर है, बट ऐसा एग्जैक्टली हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाए। इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है आपका जो एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ऐसे राउंड में नहीं ये मूव करते हैं, इनका क्या होता है, ये वेवी नेचर होता है, ये वेव की तरह ऐसे ऐसे करते हैं। बट तो इस कंडीशन में हम लोग इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि इसका साइज भी एक तो हमारे एटम का साइज छोटा, उस पे से उसके इलेक्ट्रॉन का साइज सोचो कितना छोटा होगा, उसकी वजह से इसका कोई फिक्स बहुत छोटा होने की वजह से हम लोग इतना आसानी से इसका रेडियस फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। चलो इनकेस कर भी ले तो, बट इसकी इसकी बाउंड्री क्या है ना, इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, तो इसकी फिक्स बाउंड्री ना होने की वजह से हम लोग को इसकी रेडियस फाइंड आउट करने में काफ़ी मुश्किलें आई। ठीक है, तो उसको हम लोग दूसरे वे में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि रेडियस कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, तीन तरह के हम लोगों ने रेडियस को देखा। फर्स्ट इज योर कोवैलेंट रेडियस, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हम लोग इसके रेडियस को हम लोग तीन तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट में कोवैलेंट रेडियस, सेकेंड इज योर मेटालिक रेडियस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं रेडियस। ठीक है, एंड थर्ड वन इज योर वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर
वॉल्स रेडियस। ठीक है, इन 3 तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एटम का रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, फर्स्ट में हम लोगों के पास क्या है, कोवालेंट। कोवालेंट बॉन्ड तो सबको पता होगा, सबने सुना भी होगा कोवालेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी बॉन्ड का रेडियस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है, 2 एटम है, ठीक है, ये आपका क्या है, 2 एटम है, एक एटम ये हो गया और एक एटम क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि ओवरलैपिंग होता है। ये क्या करेंगे, दोनों पास पास आएंगे, तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, इन दोनों एटम के ऑर्बिटल के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो ये जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसके न्यूक्लियस और दोनों एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और ये हमारा इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अगर हम लोग हाफ कर देते हैं तो हमारा कोवैलेंट रेडियस फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इन दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका अगर हम लोग हाफ कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस आ जाता है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पे डिनोट करते हैं, तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल एटम नंबर 1 ए है, एटम नंबर ए है। ठीक है, दोनों सेम एटम है, तो इनके बीच का डी ए क्या हो गया आपका, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, न्यूक्लियस का डिस्टेंस हो गया, और उसका अगर हाफ कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रेडियस ऑफ ए एटम आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। देखो आप, सेकंड वाले में क्या है आपका, यहाँ पे मेटालिक रेडियस है। ठीक है, अब मेटालिक रेडियस से पता होना चाहिए कि मेटल और मेटल हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के बाकी सारे जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अब कोई सॉलिड 2 एटम है, क्या ये एक दूसरे के आपस में ओवरलैप कर पाएंगे क्या, एक दूसरे के ऊपर चढ़, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है आपका वो सॉलिड में नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है, ठोस है, तो वो बस आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक के रह सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बस कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपस में बस चिपक जाएंगे, यानी कि सट कर बैठेंगे। तो इनके बीच में हम लोग अब क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस देखेंगे। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, बस इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस यहाँ पे देख सकते हो, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका हम लोग हाफ कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा क्या निकल जाएगा, एटॉमिक रेडियस निकल जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम लोग जैसे कि ये वाला एक मेटल हो गया, ये वाला एक मेटल हो गया, तो इसको डी, डी फॉर डिस्टेंस बिटवीन मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल एटम के न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अगर उसको मैं हाफ करती हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ 1 मेटल। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का हम लोग लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी बाउंड्री भी पता नहीं चल पाता है। तो इसकी वजह से हम लोग न्यूक्लियस के बीच का यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उससे हम लोग यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, वेन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, ये थोड़ा सा उन दो से काफ़ी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या है, वेन डेर वाल्स रेडियस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच के जो वेन एक वेन डेर वाल्स फोर्स यहाँ पे काम करता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस है। अगर कोई बोले कि कि किसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, तो वहां पे उस हाइड्रोजन गैस में क्या एक ही हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे क्या, कि बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे ना, चारों ओर होंगे। तो वही उसी में से एक हमारा क्या है, जैसे कि ये हम लोग देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये भी हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल हमारा ये हो गया हाइड्रोजन का, एंड दूसरा आपका क्या हो गया, एक ये हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं कि आपस में तो इन्होंने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। बिकॉज हम यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग से क्या हो रहा है, इनका कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है आपस में, और ये वाला भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या बनाया है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया है आपस में। क्लियर, तो इनके बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है, बट ये दोनों जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल, तो ये इनके बीच में जो
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका यहाँ जो फिक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके क्या हुआ, ये फिक्स हो गए। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसके बाद से जो डिस्टेंस पे आके फिक्स हो जाता है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस और ये वाले एटम के, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं, उसको अगर हम लोग हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ वैन डेर वाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गैसेस मॉलिक्यूल में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि गैस के एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, तो उनके बीच में हम लोग को रेडियस फाइंड आउट करना हो तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर हुआ सबको? चलो, अब हमारे पास कंपैरिजन आ गया। हम लोगों ने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, एंड वैन डेर वाल्स रेडियस, सॉरी रेडियस हो गया। तो इनके बीच में अगर हमारे पास कंपैरिजन करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पता है कि वैन डेर वाल्स, यहाँ पे देख सकते हो रेडियस क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हाफ करते हो तो ये वाला रेडियस आ गया। ठीक है, मेटालिक रेडियस में ये वाला आ गया रेडियस। ठीक, और यहाँ पे आपका कोवलेंट में ये वाला आ गया। तो इसकी वजह से हमारा जो रेडियस का जो ऑर्डर होता है, रेडियस ऑफ वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, देन रेडियस ऑफ मेटालिक, देन यहाँ पे कोवलेंट। क्लियर है? तो ये वाला हम लोग ऑर्डर यहाँ पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है किसी को तो देख लो आप फिर से एक बार, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डेर वाल्स रेडियस। ठीक, चलो, अब हमारे पास एक नया चीज आता है कि ठीक है, कोवलेंट रेडियस तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, कोवलेंट रेडियस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें कितने टाइप के आपके पास यहाँ पे रेडियस होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोवलेंट जो रेडियस है उसमें आपका जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सेम एटम के हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एटम ए है, एटम ए है। अगर कि किसी कंडीशन में हमारा क्या आ जाए कि ये डिफरेंट एटम आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका, कि अगर किसी कंडीशन में हमारा जो क्या आ गया, कोवलेंट जो रेडियस है यहाँ पे, कोवलेंट रेडियस, ये अभी एटॉमिक रेडियस के फैक्टर को हम लोग देखेंगे, पहले ये वाला एक टॉपिक छूट रहा है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कोवलेंट रेडियस को, तो इसमें क्या है कि अगर आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा कि दोनों आपका एटम क्या हो, सेम ही हो। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फॉर एग्जांपल H2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है, सेम है, तो इनके बीच का हम लोग देख लिए थे कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ HH का हाफ कर देंगे तो हमारा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है, उसका हाफ कर देंगे तो हमारा रेडियस फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये था, एंड दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा। ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अब आपके पास क्या है, हेट्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि दो अलग अलग यहाँ पे क्या है आपके पास एटम है। तो देखते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, अगर अलग अलग है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, तो अगर एक कंडीशन में अगर ज़ीरो होता है तो क्या होता है, और दूसरे कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो क्या होता है। हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन में कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे PH3, यहाँ पे क्या है कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, जीरो है, क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग देखो, दिस इज योर फॉस्फोरस एंड दिस इज योर हाइड्रोजन, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज काफी छोटा है। तो इनके बीच में अगर हम लोग को रेडियस फाइंड आउट, इनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन
phosphorus hydrogen is equal to radius of phosphorus plus radius of hydrogen। क्लियर है, समझ में आया? तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर कहीं पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए तो ठीक। अगर इफ सम हाउ क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0, फॉर एग्जांपल आपका क्या आ जाएगा, HF, ठीक है, HF। यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या आ जाता है, 2.1, और यहाँ पे फ्लोरीन का क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग को बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका क्या हो जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो एटम है, तो उसके लिए हम लोग रेडियस ऑफ ए देखेंगे। ए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन को, बी क्या दिखा रहा है, फ्लोरीन को, ठीक है। तो रेडियस ऑफ, हम मैं जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ आपका क्या आ जाएगा, बी, एंड माइनस 0.09 मॉड एक्स ए माइनस एक्स बी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जिसमें ये आपका क्या दिखाता है, बॉन्ड लेंथ बता रहा है, ठीक है। और ये क्या आपका रेडियस है, ये रेडियस ऑफ ए एटम, यहाँ पे क्या रेडियस ऑफ बी एटम, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड तो है, अगर वो दोनों सेम एटम्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे इजी वे में, बाई 2 करेंगे आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे तो। बट अगर आपका हेट्रो एटम होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है कि नॉन 0 है। 0 है तो नॉर्मली दोनों का रेडियस ऐड कर दो तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, जिसको आप लोग को अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे रेडियस हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे देख लो, रेडियस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या आता है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। अब आपके पास क्या करना है कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में अब उस रेडियस को फाइंड आउट करना है कि कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में रेडियस का वेरिएशन होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि इन अ पीरियड अलोंग द पीरियड देखेंगे तो क्या होगा हमारा रेडियस, ठीक है। अलोंग द पीरियड देखो एंड आप क्या करो, ग्रुप में देखो, इन अ ग्रुप, ठीक। तो उस कंडीशन में हमारा एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करेगा, पीरियड में कैसे वेरी करेगा, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर अलोंग द पीरियड चलते हैं तो फॉर एग्जांपल पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्या है कि लिथियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, ये आपका हम लोग ले लेते हैं सेकंड पीरियड, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। ये हमारा क्या गया अलोंग द पीरियड। अब इसका अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो देखो कैसे होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो गया, 1s2 2s, यहाँ पे 1 आ गया। फिर यहाँ पे देखो 1s2 2s2 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप लिखोगे तो मैं लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे 2s2 2p2, ठीक है, 2s2 2p3, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे आ गया 2s2 2p4 एंड 2s2 2p5, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अगर हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो एक चीज़ का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो सेल नंबर क्या है, 2 है, सब में 2 है, सेल नंबर सब में 2 है कि नहीं है, यहाँ पे 2p है, ठीक है, 2 है, सॉरी यहाँ पे सब में 2 छूट गया क्या, ओके। यहाँ पे क्या है, सब में सेल नंबर क्या है, 2 है, तो उसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे सेल नंबर 2 में क्या है, पहले एक इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, फिर बाद में क्या आया आपका 2 इलेक्ट्रॉन आया है, फिर यहाँ पे क्या है कि एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर ये आपका 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर ये आपका 6ठा इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया 7वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है।
तो जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है कि सेमी सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे इसका चार्ज क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या करने लगेगा, हमारा इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा न्यूक्लियर चार्ज 1 चार्ज दिखाएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो न्यूक्लियर चार्ज 2 दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़े जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ेगा। और अट्रैक्शन की वजह से ये क्या करेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज क्या आ जाएगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए बट ये थोड़ा सा सिकुड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे सेम पीरियड में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो हमारा रेडियस क्या कर रहा है, रेडियस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है कि जेड इफेक्टिव बढ़ने से हमारा क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। सेम अगर हम लोग देखें यहाँ पे डाउन द ग्रुप चलेंगे, ये वाला तो देखते हैं बाद में। सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग डाउन द ग्रुप चलेंगे अलोंग द पीरियड ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में हम लोग चले यहाँ पे जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आप लोग बताओ, सोचो। इसमें क्या होगा कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या था कि सेम ही सेल था, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप चलेंगे, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हमारा सेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो जिसकी वजह से हमारा क्या आ जाएगा कि रेडियस भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा इंक्रीज करने लगेगा। समझ में आया। तो हम लोग जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा सेल नंबर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारा रेडियस भी इंक्रीज करने लगेगा। बट अलोंग द पीरियड चलेंगे तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है सेमी सेल में, तो जिसकी वजह से हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और उसकी वजह से हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। तो हम लोग यहाँ पे रेडियस का देखते हैं कि रेडियस का जो मेन फैक्टर होता है वो आपका क्या करता है, अलोंग द पीरियड में राइट टू लेफ्ट चलो तो इंक्रीज करेगा, एंड अलोंग द ग्रुप में हमारा टॉप टू बॉटम चलोगे तो हमारा रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये वाला हम लोग ऑर्डर देखते हैं। क्लियर है सबको, ये वाला ऑर्डर आप लोग नोट डाउन कर लो, अलग से लिख लो, ठीक है। ये रेडियस का ये ऑर्डर है, ये जैसे जैसे मैंने एरो बनाया ना उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पीरियोडिक टेबल में चलोगे, राइट टू लेफ्ट चलोगे एंड टॉप टू बॉटम चलोगे तो हमारा रेडियस क्या करेगा, उस कंडीशन में इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो इस वाले कंडीशन में, ऊपर वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, अलोंग द पीरियड में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, आप ऊपर वाले अलोंग द पीरियड में हमारा यहाँ पे कौन सा फैक्टर आ रहा है, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा रेडियस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा क्या आ रहा है, सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से रेडियस हमारा इंक्रीज कर रहा है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया हो, अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप कैसे हमारा रेडियस वेरी करता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि जेड इफेक्टिव किसको बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड रेडियस सीखा एंड उसका वेरिएशन सीखे हम लोग पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक बचता है, ज़्यादा एक दो टॉपिक बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करो हमारे अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड लोग के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, टाटा बाय बाय।